जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है वीडियो? आशा कर रहा हूं आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ रहा होगा साइंस, और आप इजीली तथ्यों को आसानी पूर्वक समझ रहे होंगे, उन्हें आप अपने से रिवीजन कर रहे होंगे और उन्हें आप अपने से वाक्यों में दोस्त लिख रहे होंगे। देखिए दोस्त, आप कोई भी पढ़िएगा और उसको आप अपने से लिखिएगा, तभी आपको बोर्ड में अपने से लिखने की आदत से ही एक अच्छे वाक्य वहाँ पर निर्माण कीजिएगा और आपको अच्छे नंबरों से आप पास होइएगा। तो दोस्त, इसी तरह अच्छे पूर्वक समझते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और एक एक बिंदु को जहाँ समस्या लगे आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम उस समस्या का निवारण करेंगे। दोस्त, एक बार सेशन शुरू होने से पहले एक बार दोस्त लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। दोस्त, आइए चलते हैं अपने साइंस के सेशन को दोस्त आगे बढ़ाते हैं। और हम करने वाले थे, प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले थे। हमने बखूबी अच्छे तरीके से दोस्त एक एक पॉइंट को समझ लिया था और उनका नोट्स भी तैयार कर लिया था। अब बचा है हमारा प्रश्नावली। तो आइए चलते हैं जल्दी से अपने प्रश्नावली की तरफ। यहाँ तक हमने नोट्स कंप्लीट कर लिया था दोस्त, अच्छे तरीके से समझकर। अब आइए जल्दी से चलते हैं और प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर हम आपको सिर्फ समझाएंगे आपको इन शब्दों को कैसे लिखना है, वाक्य कैसे निर्माण करना है, किन किन शब्दों को चुनकर हम एक डिफिनीशन बनाएं या क्या पूछ रहा है उसको हम किस प्रकार लिखें, ये आपको खुद से सोचना होगा और लिखना होगा। हम सिर्फ आपको वाक्य बता देंगे कि इसका कहने का क्या मतलब है और इसका उत्तर क्या होगा, हम आपको समझा देंगे, परंतु लिखने का कार्य आपको ही करना है, अंततः आपको ही करना पड़ेगा। हम नोट्स बखूबी आपको अच्छे तरीके से लिखा रहे हैं दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझा भी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, परंतु जो प्रश्न का बात आएगा तो हम सिर्फ समझाएंगे, लिखने का कार्य आपका रहेगा। चलिए आइए चलते हैं कि क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। पहले ये समझते हैं दोस्त कि तापमान किन किन चीज़ों से डिनोट होता है और उसके बारे में समझते हैं। देखिएगा दोस्त, तापमान को हम तीन चार तरीके हैं दोस्त जिनको हम उस स्थिति में नापते हैं। आप देख सकते हैं, एक सेल्सियस आता है जिसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, एक फ़ारेनहाइट आता है जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट से F से डिनोट किया जाता है, और एक र्यूमर आता है दोस्त, र्यूमर कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, ये भी डिग्री में ही लिखा जाता है। और अंत में केल्विन होता है, कैपिटल K, इसमें डिग्री से नहीं लिखा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी 300 डिग्री केल्विन नहीं लिखा हुआ है, 573 डिग्री केल्विन नहीं लिखा हुआ है। आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर ये तीन चीज़ें डिग्री में लिखा जाता है, परंतु केल्विन डिग्री में नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर हम आपको सिर्फ ये सिखाएंगे दोस्त कि किस प्रकार केल्विन को सेल्सियस में बदला जाता है। के फॉर केल्विन, सी फॉर सेल्सियस। और एक अलग वीडियो में दोस्त जहां पर हम आपको ये समझाएंगे कि आखिर यह सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, ये आउट ऑफ बॉक्स है आपके NCERT से, इस वजह से इसका वीडियो हम आपको अलग से देंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्त कि किस प्रकार सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में किस प्रकार बदलेंगे, र्यूमर को किस प्रकार केल्विन में बदलेंगे, या फिर केल्विन को र्यूमर में कैसे बदलेंगे और र्यूमर को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। ये हम इसका आपको अलग वीडियो में समझाएंगे और बदलना सिखाएंगे दोस्त। पहले हम अपना NCERT में जो दोस्त प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए अपना प्रश्न एक सॉल्व करते हैं दोस्त। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि 300 केल्विन दोस्त एक टेम्परेचर है, इसको आपको सेल्सियस में बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले सेशन में भी बताया था दोस्त कि आप जब कभी भी आपको केल्विन की बात आए दोस्त, आपको जब कभी भी केल्विन की बात आए, सेल्सियस में बदलने की बात आए, तो आप देखेंगे कि जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है आप इसको 273 डिग्री केल्विन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? केल्विन में 273 डिग्री केल्विन लिख सकते हैं। और वहीं पर अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, अब सोचिए अपने से दोस्त कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम 273 केल्विन लिख रहे हैं, तो अगर हमको 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो 273 से क्या 373 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि
आप जब 0 में 100 जोड़ेंगे तभी तो आपको यहाँ पर 100 डिग्री मिलेगा दोस्त। यहाँ पर देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस तभी मिलेगा जब आप 0 में क्या जोड़िएगा, 100 जोड़िएगा। उसी तरह जब इसमें हम 100 जोड़े हैं तो हमको केल्विन प्राप्त हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो 273 है उसमें हम 100 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम 100 इधर भी जोड़े हैं और इधर भी जोड़ेंगे तभी हमको केल्विन प्राप्त होगा। तो ये आपका हो जाएगा 373 केल्विन। यानी कि हमारा निकल कर के आया, ध्यान दीजिएगा, हमारा निकल कर के आया। हम अपने रफ प्लेस में चलते हैं, वहां पर अच्छे तरीके से समझाते हैं। आइए देखिएगा, एक सेकंड दोस्त, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने आपको अभी क्या बताया दोस्त कि अगर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर वो 0 डिग्री है, इसको केल्विन में बदलना है तो उसमें क्या करना है, सिर्फ 273 केल्विन, यानी कि 273 जो नंबर आता है दोस्त उसको जोड़ देंगे उस सेल्सियस में तो आपको केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। किस में प्राप्त हो जाएगा? तो हम ये कैसे निकालें, हमारा ये कैसे आया, ये हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि क्यों 0 डिग्री अगर कोई भी सेल्सियस है दोस्त, उसमें अगर हमको केल्विन में बदलना है, केल्विन टेम्परेचर में, तो हम क्यों 273 जोड़ते हैं। और वहीं पर कोई भी केल्विन में है दोस्त ताप, तो उसको हम सेल्सियस में बदलना है तो उसको हम क्यों 273 घटाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ये आपके एनसीईआरटी से अलग है। इसलिए तो आप लिख सकते हैं दोस्त यहाँ पर कि केल्विन टेम्परेचर बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये आपका पूरा केल्विन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? पूरा केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। तो आइए देखिए, हमारा हमको क्या निकालना है, आप देख सकते हैं हमारा प्रश्न क्या है दोस्त। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न है, आप देख सकते हैं हमारा प्रश्न है कि 300 केल्विन है। कितना है दोस्त? 300 केल्विन। आइए केल्विन की जगह पर पुट करते हैं। देखिएगा हमारा ये निकल कर आया, केल्विन कितना निकल कर आया दोस्त? 300 केल्विन लिख दिए। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमको सेल्सियस हमको नहीं मालूम है, क्या हमको सेल्सियस निकालना है, तो हम मान लेते हैं क्या है, x डिग्री केल्विन है। क्या है? x डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको सेल्सियस जो है वो निकालना है और हमको गिवन नहीं है, हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए, x डिग्री सेल्सियस, यानी उसका मान हमको निकालना है, प्लस 273 और यहाँ पर केल्विन। अब देखिए ये केल्विन इससे कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 300 बराबर x डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये आपका बचा। अब यहाँ से निकालेंगे, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x डिग्री केल्विन बराबर कितना निकल कर आएगा दोस्त? देखिएगा 300 माइनस हो जाएगा 273 और आपको बचेगा क्या दोस्त? देखिए ध्यान से देखिए क्या बचेगा, 7 और 2 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्त? सेल्सियस में हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका सेल्सियस में हो जाएगा। यानी कि हमको जब भी कभी भी बदलना हुआ, लिखना हुआ दोस्त सेल्सियस से केल्विन में, तो हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या है दोस्त? फार्मूला मतलब सिंपल फार्मूला ये है दोस्त कि केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, ये हमारा क्या है दोस्त? फार्मूला है। ये क्या है? हमारा फार्मूला है। यानी कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, आप जो देख रहे हैं दोस्त कि केल्विन बराबर सेंटीग्रेड और प्लस 273, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पर आप रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन केल्विन और सेल्सियस से संबंधित बन जाएंगे। अब इसी प्रकार आप इसको लगाइए दोस्त। देखिए 573 है, 573। अब इसको क्या किस में बदलना है? सेल्सियस में। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्त? केल्विन बराबर क्या पढ़ा हमने? सेंटीग्रेड प्लस 273, ये हमने अभी फार्मूला देखा। ये कैसे आया है, हम इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी जो इसके कंपोनेंट है टेम्परेचर के, फारेनहाइट, र्यूमर, एक अलग ही वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि 573 केल्विन सेंटीग्रेड में कितना आएगा, तो केल्विन की जगह पर 573 पुट कीजिए, 573 केल्विन, ये आपका ये टेम्परेचर है। और ये डिग्री सेंटीग्रेड हमको निकालना है, ये प्लस 200 कितना है? 73 है। कितना है? 200
273 है। अब इधर लाइएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, घट जाएगा। तो इसमें 273 घटा लीजिए, इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 300 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि इसका हमें 27 आया था और इसका हमें 300 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये आपका प्रश्न, और किस प्रकार लगाना है हमने आपको बताया दोस्त। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, उसमें उसके लिए बिल्कुल मत घबराइएगा दोस्त। कैसे आया है 273 क्यों लिए सर, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल वो सिर्फ अभी फॉर्मूला लिख लीजिए, उसको हम एक अलग ही क्लास डालेंगे, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदला जाता है उससे समझ लीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब जल किस प्रकार का दिखाई देगा, भौतिक स्वरूप हमने आपको समझा कर रखा है दोस्त। तो आप देख सकते हैं हमने बताया था आपको बखूबी अच्छे तरीके से कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी रहेगा तो वो बर्फ यानी ठोस की अवस्था में दिखाई देगा, और 100 डिग्री पर वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है। जाहिर सी बात है जब बॉयल होगा तो वाष्प में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा दोस्त, वाष्प में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, यानी कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प की अवस्था में दिखाई देगा। किसमें, वाष्प की अवस्था में। वहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो जाए तो उसमें भी वाष्प की अवस्था में दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तो हमारा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, जल का। किसका, जल का। यानी कि जल जो क्रिया करता है अपना वाष्प में बदलने की, यहीं से तो शुरू करता है। तो जाहिर सी बात है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किसमें दिखाई देगा, वाष्प में, और 250 पर ऑलरेडी वाष्प में दिखाई देगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया दोस्त। थर्ड क्वेश्चन पर जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्त। हमने बखूबी ये सब आपको समझा कर रखा है अच्छे तरीके से, इसको सॉल्व करेंगे। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार वीडियो से देखिएगा, उसके बाद प्रश्नों को अपने से उत्तर लिखने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों, हमने ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कोई भी पदार्थ है दोस्त अपनी अवस्थाएं बदल रहा है तो उसका तापमान स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जो ऊष्मा होती है छिप जाती है। क्या हो जाती है दोस्त, छिप जाती है। कहाँ छिप जाती है, कि जो पदार्थ के कण हैं दोस्त, उनके जो आकर्षण बल हैं, पदार्थ के जो कण हैं उनके आकर्षण बल को कमजोर करने में जुड़ जाती है, तभी तो वो अवस्थाएं चेंज करेगा दोस्त। तो आप क्या लिखिएगा इसमें, आप इसमें लिखिएगा कि जब कभी भी कोई पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदलता है तो उसमें तापमान स्थिर इसलिए हो जाता है कि पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को तोड़ने या कमजोर करने में वो ऊष्मा जुट जाती है। किसके, कणों के आकर्षण बलों को तोड़ने में ऊष्मा जुट जाती है, यानी छिप जाती है। इस वजह से तापमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ये कंसेप्ट रहा दोस्त, और इसको आप समझ गए तो आप आसानी से अपने शब्दों में लिख पाएंगे, और यही आपको प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन का आंसर अपने से लिखना है। आइए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई भी विधि सुझाइए। अब सिंपल है दोस्त, हमने बखूबी आपको कई बार समझा कर रखा है कि कोई भी पदार्थ की अवस्था हो दोस्त, फिलहाल यहाँ पर गैस की बात की गई है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर में टेम्परेचर को कम करेंगे। अगर तापमान के नज़र से देखेंगे दोस्त तो कोई भी गैस है दोस्त, अगर कोई भी गैस है, अगर उसका टेम्परेचर कम करेंगे तभी तो उसकी पदार्थ परिवर्तन अवस्थाएं उसका परिवर्तन होगा। ये ऑलरेडी गैस में है, यानी कि यह ठोस जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है ये तीसरी अवस्था में पहले ही से है। तो यानी कि इसको आप टेम्परेचर कम में रखेंगे, यानी कि जो गैस है उसको तापमान कम देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी अवस्था क्या होगी, परिवर्तन होगी। ये तापमान के नज़र से हुआ। लेकिन दाब के नज़र से देखें तो दाब में क्या करना पड़ेगा दोस्त, उसको प्रेशर अधिक देना पड़ेगा, यानी दाब अधिक देना पड़ेगा। जब दाब अधिक दीजिएगा तो उसके जो पार्टिकल हैं, उसके जो कण हैं वो पास आते जाएंगे, यानी कि जो गैस के पार्टिकल हैं दोस्त जो दूर दूर हैं वो क्या प्रेशर देने से, हमने देखा था चित्र में बखूबी अच्छे तरीके से समझा था कि उसके पार्टिकल क्या आ रहे थे, दाब देने से पिस्टन से उसके कण पास आ रहे थे, और जब पास आने लगेंगे दोस्त तो उनके गैस जो है अपनी अवस्था का परिवर्तन कर लेगा। क्यों, क्योंकि हमने बखूबी अच्छे तरीके से समझ रखा है दोस्त, ठोस में रिक्त स्थान बहुत ही नगण्य रहता है, द्रव में उसके अपेक्षा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दो कारणों से आप बखूबी अच्छे तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी समझ गए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। अब आपको अपने से लिखना है। लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव
में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित दो विधि हैं। क्या? दो विधि हैं। पहला में लिखिएगा तापमान के अनुसार तापमान घटाएंगे। दूसरा का में लिखिएगा कि दाब के अनुसार दाब उच्च करेंगे, यानी कि दाब को क्या करेंगे, काफी ज्यादा दाब लगाएंगे, दाब को उच्च करेंगे, बढ़ाएंगे दाब को। ये दो कंडीशन है आप किसी भी गैस को द्रव अवस्था में लाने के लिए। हमने आपको आंसर बता दिया दोस्त, आप अपने से लिखिए बखूबी अच्छे तरीके से। आइए चलते हैं। अब यहाँ से एक हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है दोस्त। ये हमने बखूबी प्रश्न उत्तर कर लिए, पीछे का नोट्स हम भी बना लिए, प्रश्न उत्तर हो गया। अब यहाँ से चालू हो रहा है 1.5 वाष्पीकरण। 1.5 वाष्पीकरण एनसीईआरटी का पॉइंट है दोस्त। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको दोस्त। अभी समझने का काम है, इसके बाद हम लिखाने का काम करेंगे, यानी कि हम समझाएंगे और आपको नोट्स भी बखूबी अच्छे तरीके से बनवाएंगे ताकि आप समझ सकें। रिवीजन जब करेंगे अपने अंतिम समय, अपने बोर्ड के अंतिम समय में, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले आप बिल्कुल शांति से सुनिए दोस्त। वाष्पीकरण क्या है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है दोस्त कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक है। देखिए हमने अभी तक क्या समझा, हमने पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे उसमें, हम क्या कर रहे थे दोस्त, उसमें हम ताप को बढ़ा रहे थे या ताप को घटा रहे थे, या फिर दाब को बढ़ा रहे थे या फिर दाब को घटा रहे थे। हमने ये चीजें कर हमने देखा पदार्थ की अवस्थाओं को बदला। लेकिन क्या सदैव इन दो प्रक्रियाओं का जरूरत है? अगर आपसे कोई पूछे क्या सदैव इन दो प्रक्रियाओं का जरूरत है, तो इसका कोई दो प्रक्रियाओं का इन जरूरत नहीं है दोस्त, हमेशा नहीं जरूरत है। क्यों? आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। आप देखते हैं दोस्त, कोई भी अगर आपको क्रियाकलाप थोड़ा करना है दोस्त, अभी गर्मी का मौसम है दोस्त, अगर आपको क्रियाकलाप खुद से करना है तो आप क्या कीजिए, कोई भी बर्तन हो, कटोरी हो, उसमें भर कर पानी छत पर रख दीजिए। अभी आप सुबह में रख दीजिए और उसको रात में देखने जाइए। आप देखेंगे कि जितना आप पानी रखे रहेंगे दोस्त, वो उतना पानी आपके उस बर्तन में नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये थोड़ा हुआ, ये नहीं हुआ कि हम उसको आँच बराबर उष्मा दे रहे थे, बराबर ताप बढ़ाते जा रहे थे, और उसको ताप बढ़ा कर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया दिया था, जिससे वाष्प जो अपना पानी है वाष्प में चेंज होकर उड़ गया। ऐसा तो हमने नहीं किया था। हमने क्या किया था, हमने एक बर्तन में सिर्फ पानी छत पर रख दिया था दोस्त, हमने उसमें कोई टेम्परेचर नहीं दिया था। हम बखूबी पिछले सेशन में देखें कि अगर हम टेम्परेचर दे रहे थे दोस्त उसको, और 100 डिग्री धीरे धीरे पहुंच जा रहा था, तब वो वाष्प में बदलना उसका शुरू हो रहा था, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तब। परंतु अभी क्या है, हम वातावरण में इसी तरह छोड़ दिए हैं, लेकिन हम छोड़ने के बाद भी देख रहे हैं कि जो पानी है वाष्प में बदल कर क्या हो जा रहा है, वो जो द्रव है वाष्प में बदलकर आपके बर्तन से वो पानी क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो यही प्रोसेस है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। हम पहले सेशन में पानी को उनके बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाकर उनको वेपर में बदल रहे थे, किसमें, वाष्प में बदल रहे थे। लेकिन यहाँ पर वाष्पीकरण जो वेपराइजेशन है दोस्त, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका पानी वेपर में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, वाष्प में बदलेगा, परंतु टेम्परेचर हम नहीं बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हम नहीं बढ़ाएंगे। पर ये कंसेप्ट होगा कैसे दोस्त, जब हमने आपको बता कर रखा है कि जब हम बराबर ताप देते जाएंगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आएगा, तभी आपका जो पानी है दोस्त वाष्प में बदलेगा। परंतु यह क्रिया किस प्रकार हो रही है कि आप ताप में नहीं दे रहे हैं और यह वाष्प में बदल जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जब कभी भी कोई भी वाटर पानी आपका दोस्त एक सरफेस में कोई भी खाली जगह में रहता है, ध्यान से सुनिएगा, खाली जगह में रहता है, अगर एग्जाम्पल में आप तालाब ले सकते हैं, पॉन्ड ले सकते हैं। अब देखिएगा कि दोस्त आप जो पॉन्ड है दोस्त, उसमें से भी वाटर वाष्प में बदल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सरफेस पे, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अभी सुनने का काम है, ध्यान से सुनिएगा, हम लिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो सरफेस, उसका सबसे ऊपर वाला सरफेस है, जो पॉन्ड का सबसे ऊपर वाला सरफेस है, उस पे जो वाटर के ड्रॉप्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल हैं, वाटर के जो कण हैं दोस्त, वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके लिए एक पिक बना रहे हैं, देखिएगा। ये ऐसा मान लीजिए ये आपका पॉन्ड है, ये आपका क्या है, पॉन्ड है यानी तालाब है, और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार कुछ है, और ये आपका वाटर है, ये वाटर का क्या है, ड्रॉप है, क्या है, कण है, क्या है, पार्टिकल है, इस प्रकार कुछ है, इस प्रकार कुछ है, ये इस प्रकार कुछ है। ध्यान से देखिएगा दोस्त, आप इसमें देखिएगा कि ये जो वाटर है, इससे अपना बल
आकर्षण है इसके साथ क्या है, बल आकर्षण है इसके साथ। परंतु आप यहाँ पर देखिए ये जो सरफेस पे जो सबसे ऊपर वाला कण है दोस्त, इसका तो सिर्फ इससे है और इधर से तो ये खाली है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इधर से इसका आकर्षण बल कोई नहीं है, फ्री अवस्था में है। और दोस्त आप समझिए कि कोई भी पदार्थ हो, किसी भी अवस्था में हो दोस्त, उसका जो कण है, उसका जो पार्टिकल है दोस्त, एक परमानेंट उसी अवस्था में नहीं होता है। उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी गतिज ऊर्जा होती हैं, बशर्ते ठोस में बहुत कम होती हैं, द्रव में उससे ज़्यादा होती हैं और गैस में बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती हैं। परंतु हर अवस्था में कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त, जो ये द्रव का पार्टिकल है यानी जल का जो पार्टिकल है, आप देखेंगे कि इन पर बराबर टेम्परेचर सूर्य यानी कि तापमान आते रहेगा। जो हमारे सन से जो लाइट आ रहा है दोस्त, बराबर टेम्परेचर आते रहेगा। परंतु टेम्परेचर इतना नहीं आ रहा है दोस्त कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, इतना नहीं आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्त, यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर बराबर टेम्परेचर आ रहा है। तो ये जो पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्टिकल है वाटर का, ये इसको इतना एनर्जी मिल जा रहा है इस लाइट से, जो सूर्य से लाइट आ रहा है दोस्त, इतना एनर्जी मिल जा रहा है ये कि इससे ये अपना नाता यानी कि इसका जो आकर्षण बल है सिर्फ एक ही है तो है दोस्त, इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है। ये ऑलरेडी फ्री में है, फ्री की स्थिति में है, ये भी फ्री की स्थिति में है। लेकिन ये तो अभी फ्री की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है और ये ऊपर वाला से भी जुड़ा है। तो ये अभी फ्री की स्थिति में नहीं है। परंतु ये जो सबसे ऊपर वाला जल का कण है वो फ्री स्थिति में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खाली जगह है, उसको वहां पर जाने की आवश्यकता, उसको लग रहा है कि हम यहाँ से फ्री हो सकते हैं। तो उसको बराबर एनर्जी मिलते रहेगा सनलाइट से एनर्जी मिलते रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा दोस्त कि उसका जो इस वाले दोस्त से उसका कनेक्शन रहेगा दोस्त, जो आकर्षण बल रहेगा वो प्रकाश का जो लगातार उसमें आता रहेगा वो तोड़ देगा। और जब तोड़ देगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। फ्री होगा तो क्या हो जाएगा? वो वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्त? वाष्प में बदल जाएगा। यानी कि दोस्त हम इसमें क्या समझे कि कोई भी खुला जगह है दोस्त, जहां पर पानी है वहां पर बराबर ऊष्मा सूर्य के द्वारा मिलते रहता है दोस्त। और उसका जो सबसे ऊपर लेयर में जो पानी के कण है दोस्त, वो ऊर्जा प्राप्त कर कर अपने नीचे वाले दोस्त जो उसके रहते हैं उनसे नाता तोड़कर और वाष्प यानी वातावरण में मिल जाता है। उससे जो आकर्षण बल है दोस्त उसको ब्रेक कर देता है। उसके अंदर इतना ऊष्मा आ जाती है कि उसको ब्रेक कर कर और वातावरण में क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। और जहां वो फ्री होता है दोस्त वो गैस अवस्था में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? गैस अवस्था में। यानी कि वाष्पीकरण में हम क्या समझे? वाष्पीकरण में एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि दिस फेनोमेना, यानी कि जो ये प्रक्रिया है, दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। मतलब कि कोई ऐसा फेनोमेना दोस्त, ऐसा प्रक्रिया दोस्त कि कोई भी लिक्विड बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक आए हुए वह वाष्प में बदल जा रहा है, वह वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कि जल जब वाष्प में बदल जा रहा है परंतु वह 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आ रहा है, उससे पहले ही वो वाष्प में बदल जा रहा है। और कैसे बदला हमने आपको बखूबी चित्र के थ्रू बताया। अब बदल जा रहा है वाष्प में, उससे उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्त? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। आइए चलते हैं, चलिए दोस्त पढ़ते हैं अब हम वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। हमने अभी बखूबी अच्छे तरीके से समझा वाष्पीकरण किसे कहते हैं। कोई भी पूछेगा वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन किसे कहते हैं, तो सिंपल बात दोस्त कि कोई भी द्रव हो दोस्त, वह गैस में बदलता हो परंतु उसका बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। किसके? बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, यानी कि क्वथनांक के नीचे, यानी कि क्वथनांक के नीचे, यानी कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है दोस्त उस टेम्परेचर से, यानी जल का बात करते हैं दोस्त, जल का, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या होता है दोस्त? वाष्प में बदल जाता है। परंतु उससे नीचे यानी 50 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री इतने सेल्सियस पर वह जल क्या जा रहा है? वाष्प में बदल जा रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? वाष्पीकरण कहेंगे। अब इस वाष्पीकरण को दोस्त कुछ प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। क्या कारण होते हैं आइए देखते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्त यहां से हम चालू करते हैं दोस्त। वाष्पीकरण हमने समझा अभी जस्ट
देखा हमने वाष्पीकरण के बारे में, और हम अब समझने वाले हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं दोस्त और समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी सिर्फ समझिए दोस्त, हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए। बाकी जो लिखवाना है हम आपको लिखवाएंगे बखूबी अच्छे तरीके से, उसका टेंशन मत लीजिए। सिर्फ अभी समझने का कार्य कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर क्या करना है, आपको एक बार रिवाइंड करना है और उसको देखना है ध्यान से और समझना है। आइए समझते हैं दोस्त। देखिएगा, प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि प्रभावित करने का क्या मतलब, प्रभावित करने का मतलब क्या हुआ दोस्त? प्रभावित करने का मतलब ये हुआ कि क्या ऐसे कुछ कारक हैं जिनसे वाष्पीकरण न हो, या वाष्पीकरण ज़्यादा हो, या वाष्पीकरण हो ही नहीं। तो आइए समझते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्त, पहला कह रहा है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण दर बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है दोस्त क्या, चलो वाष्पीकरण तो आप समझ लिए, अब ये बताओ कि जब सतह बढ़ेगा या सतह घटेगा तो वाष्पीकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आइए समझते हैं। देखिएगा, एक ऐसा समझिए कि आप कभी भी देखिएगा दोस्त, आप घर में हो तो आप कपड़ा जब अपने से खींचते हैं दोस्त, उसको फैलाने जाते हैं, छत पर फैलाने जाते हैं। मान लीजिए छत पर फैलाने गए हैं, आप कभी देखेंगे क्यों नहीं इसी तरह डाल देते हैं, जैसे खींच कर लाएँ उसी तरह टांग देना चाहिए। उसको तो सुखाना ही दोस्त। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो तो उसको तो सुखाना है, जैसे जैसे सुखाई जाएगा उसको डाल दें। एक क्या कीजिए, एक क्रियाकलाप कीजिएगा, 2 कपड़ा कचरिएगा, एक कपड़े को बस इसी तरह धोकर रख दीजिएगा, एक कपड़े को क्या करना है, उसको बराबर धोना है और उसको फैलाना है। उसको क्या करना है, फैलाना है, जितना अच्छा से आप फैला सकें। और ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूखा। अभी तो आधा घंटा 1 घंटा क्रिया में आपको पूरा हो जाएगा, क्यों, अभी तो धूप ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं। आप देखिएगा दोस्त, इसमें देखेंगे कि जो कपड़ा दोस्त आप खींच कर लाए हैं, जिसको आप नहीं फैलाए हैं, यानी फैलाएंगे तो उसका सतह बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा दोस्त? उसका सतह बड़ा होगा, क्षेत्र उसका बड़ा होगा, उसका एरिया बड़ा होगा। परंतु जो कपड़ा नहीं फैलाए हैं दोस्त, उसका एरिया तो कम हो गया, उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो आप देखेंगे कि आप जो कपड़ा फैलाए थे वो जल्द सूखा जाएगा। आप यह क्रियाकलाप कर सकते हैं दोस्त, जो कपड़ा फैलाए थे वो जल्द ही सूख जाएगा। यानी कि जब एरिया बड़ा हो रहा है दोस्त, तो उसका वाष्पीकरण क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वाष्पीकरण क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वाष्पीकरण हम अभी क्या समझे थे दोस्त? जब द्रव गैस में बदल रहा हो परंतु क्वथनांक बिंदु से नीचे, यानी कि ताप, उसका जो क्वथनांक ताप है उससे नीचे। आप देख रहे हैं दोस्त, हमारा वातावरण 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पहुंच रहा है दोस्त। हमारे वातावरण का टेम्परेचर फिलहाल 35-36 यही रह रहा है दोस्त। फिर भी आपका कपड़ा सूख जा रहा है। कपड़ा क्यों सूख रहा है? क्योंकि उसमें वाटर है, और वाटर क्या जो लिक्विड अवस्था में है, यानी द्रव अवस्था में, वो किस में बदल जा रहा है, गैस अवस्था में। जाहिर सी बात है, जब द्रव गैस अवस्था में बदल रहा है परंतु बिना 100 डिग्री सेल्सियस के, तो इसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? इसको वाष्पीकरण कहेंगे। और इसका प्रभावित करने वाला एक कारक हमने क्या समझा कि जब उसी कपड़े को एक जैसे ला रहे हैं वैसे रख दे रहे हैं, यानी कि उसको फैला नहीं रहे हैं, यानी कि उसका एरिया नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो सूखने में उसको टाइम लगेगा, और शायद हो सके कि 3-4-5 घंटे तक नहीं सूखे दोस्त। क्यों? क्योंकि उसका वाष्पीकरण का जो दर है दोस्त, वो बहुत ही कम हो जाता है। और वहीं पर जब आप कपड़े को फैला लेंगे, यानी उसका एरिया बढ़ा देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट कारक समझा कि वाष्पीकरण ज़्यादा होगा या कम होगा, हमने बखूबी अच्छे तरीके से समझा। अब देखिए दोस्त, हम सेकंड समझते हैं। क्या है? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण तेज होता है। क्यों होता है? ये तो आप बखूबी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं दोस्त कि क्यों तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण तेज होगा। क्यों? क्योंकि जब उसको ऊर्जा मिलेगा, जब उसका तापमान बढ़ेगा दोस्त और उसको ऊर्जा मिलेगा, यानी गतिज ऊर्जा आएगा, यानी कण के अंदर गतिज ऊर्जा का वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। और जब किसी भी कण के अंतर्गत दोस्त गतिज ऊर्जा का वृद्धि होगा तो वह कण क्या होगा? स्वतंत्र होगा। क्या होगा दोस्त? स्वतंत्र होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से ये सब समझ चुके हैं। क्या हो जाएगा दोस्त? स्वतंत्र हो जाएगा। और जाहिर सी बात है दोस्त, जब स्वतंत्र हो जाएगा तो द्रव हमारा गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्त? गैस में बदल जाएगा। ये हमने सेकंड कॉन्सेप्ट समझा। अब आइए दोस्त थर्ड समझते हैं। आर्द्रता अधिक, वाष्पीकरण कम। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और बहुत ही उम्दा ये आपका तथ्य है। ये इससे आप क्वेश्चन कंपटीशन में भी बनते हैं दोस्त। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा क्या कह रहा है कि आर्द्रता अधिक, वाष्पीकरण कम। मतलब पहले आर्द्रता का मतलब समझिए दोस्त। आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब कि जब वायुमंडल में, जब किसी एक निश्चित तापमान में, मतलब हम अभी का बात कर रहे हैं, अभी जिस तापमान पर हमारा वायुमंडल चल रहा है,
यहाँ जिस समय आर्द्रता है, यह जरूरी नहीं है कि वर्षा जब आएगा या फिर ठंडा आएगा तो उस समय भी आर्द्रता आज के बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है। यानी कि आर्द्रता का मतलब दोस्त, जब वायुमंडल में किसी निश्चित तापमान में वायु में जो पानी यानी जो द्रव की अवस्था क्या होती है, दो वाष्प जो विद्यमान होते हैं उसको हम आर्द्रता कहते हैं। यानी कि एक निश्चित तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित वाष्प एक निश्चित तापमान में वायुमंडल में उपस्थित वाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अगर वायुमंडल में दोस्त, उस वायुमंडल में आप कपड़ा सुखाने के लिए ले जा रहे हैं जिस वायुमंडल में पहले से ही वाष्प ज़्यादा है, यानी कि पहले से ही आपका जल जो है गैस अवस्था में है, वहाँ पर पहले से ही जल का गैस अवस्था में प्रेजेंट है। मतलब कि उस वायुमंडल में पहले से ही बहुत अधिक वाष्प है। जहाँ बहुत अधिक वाष्प है दोस्त, तो वाष्प वो लेगा कहाँ से? आप बस ऐसा समझिए दोस्त कि कोई दोस्त है आपका, उसको भर पेट काफ़ी खिला चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से खिला दिए हैं, इतना खिला दिए हैं कि अब एक गिलास पानी भी नहीं पी पाएगा उसके ऊपर, और उसके सामने कुछ भी लाइए, कोई फेवरेट चीज़ लाइए, वो भी नहीं खाएगा जल्दी, कोई भी हो नॉर्मल नहीं खाएगा दोस्त। आप उसको इस प्रकार खिला दिए हैं कि पता चला कि एक गिलास पानी पी लिया तो जाहिर सी बात वोमिटिंग कर देगा। अब उसको लिया कर उसका फेवरेट चीज़ भी दे दीजिएगा तो जल्दी खाने का कोशिश तो नहीं करेगा, वेट करेगा। तो बस ये कंसेप्ट वही है दोस्त। मतलब क्या? मतलब कि जिस वायुमंडल में आप कपड़ा सुखाने जा रहे हैं दोस्त, उस वायुमंडल में पहले से ही बहुत पानी है, यानी उसके वायु में वाष्प पहले से ही भरा हुआ है। अगर आप दोस्त ध्यान से देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं 100 में आपका 100 नंबर टोटल आ गया दोस्त, 100 में आपका टोटल 100 नंबर आ गया, तो अब इसमें और भी कुछ बचा है देने के लिए? आप अपने सोचिए, कुछ बचा है देने के लिए? नहीं। लेकिन वहीं पर 50 नंबर आ गया तो इसमें बचा है 50 नंबर में और भी कुछ नंबर इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये वही कंसेप्ट है दोस्त, यानी कि जब आप वायुमंडल में आपके आर्द्रता दोस्त, जो वायु में वाष्प उपस्थित हैं वो बहुत ही अधिक है, बहुत अधिक मात्रा में है। अब जितने अधिक मात्रा में होंगे वाष्पीकरण आपका उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब आपके कपड़े से वाष्प निकलेगा दोस्त, या फिर कोई तालाब से जब वाष्प बनकर वाटर जब ऊपर जाएगा तो वो सेट होगा कहाँ दोस्त? आप इसको दीजिए ना 100 नंबर, और 100 नंबर प्राप्त हो गया है, कोई भी लड़का उसको 100 नंबर दीजिए ना, क्या वो ले पाएगा? परंतु अब कोई है 50 नंबर पाया है, उसको 40 नंबर वो दीजिए, आसानी से ले लेगा, जाहिर सी बात है ले लेगा आसानी से। परंतु जो पहले से ही 100 नंबर पाया है उसको 100 नंबर अब देकर क्या कीजिएगा? वो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। बस वही कंसेप्ट है दोस्त यहाँ पर कि आपके कपड़े से जो वाष्प बनकर निकलेगा दोस्त, वो जाएगा कहाँ? क्योंकि वायुमंडल में पहले से ही वाष्प वहाँ पर अपने मात्रा में मौजूद है, तो वो वाष्प जाहिर से वाष्प लेगा ही नहीं। जब वाष्प वो लेगा ही नहीं तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि आप कोई भी कपड़ा ठंडा के दिन में देखिएगा दोस्त, या बरसात के दिन में देखिएगा, सुखाने का अंतराल और गर्मी में सुखाने का अंतराल देखिएगा दोस्त, क्या होता है? आपका गर्मी का कपड़ा जल्द ही सूख जाता है। क्यों? कि उस समय वायुमंडल में जो आर्द्रता है दोस्त गर्मी के दिनों में कम है। क्या है? कम है। परंतु वही ठंडा में, वही बरसात में आर्द्रता क्या होता है? अधिक हो जाता है। इस वजह से हमारे कपड़े जो अपने ठंडे में या फिर अपने बरसात में काफ़ी टाइम लेते हैं सूखने में, परंतु वहीं पर गर्मी के दिन में क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। बस इसी का ये वाइस वर्सा है, यानी कि उल्टा है दोस्त। यानी कि जाहिर सी बात है, अब जहाँ आर्द्रता कम होगा दोस्त, जहाँ आर्द्रता कम होगा, जाहिर सी बात है उसमें पानी वाष्प की मात्रा कम होगी, तो वाष्प वो लेगा और आपके कपड़े से जैसे ही वाष्प निकलेगा वो कहेगा आओ भाई, हम तो पहले से कम है, आओ और मिल जाते हैं, अपना बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? अधिक होगा। वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आइए समझते हैं, वायु की गति में वृद्धि, वाष्पीकरण तेज। आइए समझते हैं इसको दोस्त, ध्यान से देखिएगा। एक देखिएगा दोस्त, एक ऐसा समय में कभी सुखाइएगा कपड़ा कि जब हल्का वायु चलती हो, मतलब समझ में आ रहा हो, आभास हो, वायु थोड़ा दिखाई देती है। अब वैसे भी समझदार समझते होंगे। आप देखेंगे कि ऐसा एक कपड़ा सुखाने के डालिएगा दोस्त, एक कपड़ा जहाँ वायु बिल्कुल नहीं चल रही है, एक आभास होगा, लगाएगा कि थम सी गई है, वायु चल नहीं रही है। परंतु एक वहीं पर ऐसा देखेगा समय आएगा दोस्त कि जहाँ पर देखेगा हवा काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। तो आप देखेंगे कि जहाँ वायु की गति रहेगी दोस्त, यानी वायु का गति में वृद्धि होगा, वहाँ पर वाष्पीकरण तेज होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ एक वायु, यहाँ पर मान लीजिए दोस्त, यहाँ पर आप कपड़ा है, यहाँ पर
सुखाने के लिए डाले हैं। यहाँ पर ये वायु के बूंदे हैं, एज्यूम कर लीजिए ऐसा हम देख रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, ये वायु यहीं पर स्थिर है। ये क्या है? ये वायु यहीं पर स्थिर है। आपके कपड़े से निकला वाष्प इसमें लिख गया, इसमें गया। एक ऐसा समय आएगा कि उसका भी आर्द्रता अधिक हो जाएगा। इस वायु का आर्द्रता क्या हो जाएगा दोस्त? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो बाकी कपड़े हैं, जो बाकी कपड़े हैं उनका वाष्प निकलेगा तो वो क्या ग्रहण करेगा? करेगा? नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर आप ध्यान से देखिए दोस्त, जब ये वायु जो यहाँ पर आर्द्रता ले लेकर अपना भर पेट खा चुका है, पेट फूल चुका है, परंतु जब वहीं पर एक वायु चल रही है, यानी कि ये वायु यहाँ से हट गई, अब यहाँ पर ये दूसरी जो वायु थी यहाँ पर आ गई। बात समझ रहे हैं दोस्त? ये वायु जो यहाँ पर था दोस्त, एक सेकंड दोस्त रुकिएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे थे दोस्त, यहाँ पर ये जो वायु था, यहाँ पर जो यहाँ पर वायु था ये यहाँ से हट गया। अब इसके जगह पे एक दूसरा वायु आ गया, यानी कि जब दूसरा वायु आएगा तो जाहिर सी बात है उसका आर्द्रता उसकी अपेक्षा कम होगा, तो वो और क्या करेगा? लेगा। उसी तरह फिर वो जाएगा तीसरा वायु, ये जाएगा और आएगा कैसे दोस्त? क्यों? क्योंकि जब वायु में गति रहेगी, उसके गति में वृद्धि होगा तभी तो। अगर एक जगह गैस स्थिर है तो उसको लेते लेते, वाष्प लेते लेते उसकी आर्द्रता अपने आप क्या हो गई है? अधिक हो गई है, तो उसका वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? कम होगा। लेकिन वहीं पर जब वायु हट रही है, वो हट रही है, दूसरी वायु आ रही है, वो हट रही है, फिर दूसरी वायु आ रही है, तो ये कैसे होगा? जब वायु की गति में वृद्धि होगा तब। कैसे होगा दोस्त? जब वायु की गति में वृद्धि होगा। तो आप समझ गए दोस्त कि जब वायु का गति में वृद्धि होगा, यानी कि एक वायु जाएगा, दूसरी वायु आएगी उसके जगह पर, तभी उसके आर्द्रता लेने की कैपेसिटी जो होगी बढ़ेगी। क्या होगी दोस्त? बढ़ेगी। और तभी हमारा आर्द्रता उसको लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी वाष्प लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आपका वाष्पीकरण क्या होगा? तेज होगा। क्या होगा दोस्त? तेज होगा। तो आप ये सभी 6 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी हैं दोस्त, आप आसानी तरीके से समझ गए कि किस प्रकार वाष्पीकरण को ये निम्न प्रकार किस प्रकार हैं जो प्रभावित करते हैं। वो आर्द्रता किस प्रकार प्रभावित करता है। अगर आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा कि ज़्यादा होगा? समझ गए। आर्द्रता कम अधिक होगा तो क्या होगा? वायु की गति कम या ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? और सतह कम करने और ज़्यादा करने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब वह खूब भी अच्छे तरीके से समझ गए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं दोस्त, हमने वाष्पीकरण पढ़ा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। अब ये हमारा 1.5.2 है दोस्त, एनसीईआरटी का ये बिंदु है दोस्त। इसमें क्या कह रहा है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब देखिएगा दोस्त, इसमें हम समझते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है। देखिएगा दोस्त, वाष्पीकरण हमारा कोई भी वाटर का ड्रॉप जो कण है दोस्त, वो वाष्प में तभी बदल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वो वाष्प में तभी बदल रहा है दोस्त जब उसको अपने आसपास के जो टेम्परेचर से दोस्त वो क्या हो जा रहा है? फ्री हो जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि दोस्त ये आपका कोई पॉन्ड है, तो इसमें जो ये वाटर के कण हैं ये बराबर सन के द्वारा टेम्परेचर मिल रहा है दोस्त। ये तो इसका जो अगल बगल में टेम्परेचर बढ़ गया है दोस्त, इसके कारण ये क्या हो जा रहा है? फ्री हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्त? ये क्या हो जा रहा है? फ्री हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? फ्री हो जा रहा है, यानी स्वतंत्र हो जा रहा है। तभी तो ये अपना अवस्था चेंज कर रहा है दोस्त, द्रव से गैस में बदल रहा है, तभी तो ये अवस्था अपना चेंज कर रहा है। तो यानी कि यह क्या कर रहा है दोस्त कि जो अगल बगल में इसके टेम्परेचर हैं उन टेम्परेचर को अपने में समाहित कर ले रहा है। क्या कर रहा है? अपने में समाहित कर ले रहा है, और दूसरे कण के साथ जो उसका आकर्षण बल है उसको ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है? उष्मा चारों ओर से अवशोषित कर क्या कर रहा है? अपना जो दूसरे उसके कण है दोस्त, उसके साथ जो आकर्षण बल है उनको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। जब ब्रेक कर दे रहा है तो फ्री हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? फ्री हो जा रहा है। वहीं गैस में बदल जा रहा है। किस में बदल जा रहा है दोस्त? गैस में बदल जा रहा है। तो आइए समझते हैं कुछ पॉइंट। देखिएगा, एक एसीटोन आता है दोस्त, केमिकल होता है। देखिएगा, औरत लोग या लेडीज लोग यूज करती हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जो नेल पॉलिश रहता है उसको एसीटोन यूज़ किया जाता है वो नेल पॉलिश को हटाने के लिए। तो उसमें क्या देखेंगे कि जब कभी भी एसीटोन
यूज़ करेंगे, स्प्रे जैसा होता है, जब इसमें नेल पर डालेंगे तो ये क्या करता है, ठंडा महसूस कराता है। क्या करता है, ठंडा महसूस कराएगा, देखिएगा दोस्त कभी भी। और यहाँ पर ये डायरेक्ट लिक्विड से वाष्प में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा दोस्त, वो जो एसीटोन है, आप देखिएगा कि ठंडा एसीटोन यूज़ नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप कोई सेंट या बॉडी स्प्रे यूज़ करते होंगे तो बॉडी स्प्रे देखेंगे कि आप जैसे बॉडी स्प्रे इस प्रकार लगाएंगे तो वो आपको ठंडा महसूस कराता है, और वो क्या लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, अपना वहाँ से वाष्प में बदल जाता है। और वह ठंडा महसूस क्यों कराता है, क्योंकि जब वह जो एसीटोन है या फिर कोई बॉडी स्प्रे है जब आपके शरीर पर पड़ता है दोस्त, जब आपके शरीर पर पड़ता है तो आपके शरीर के आसपास जितने भी ऊष्मा होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है। और जो अवशोषित कर लेता है तो वो अपना लिक्विड अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। और कैसे बदल जाता है हमने अभी आपको बताया कि अवशोषित कर लेते हैं और उसका जो आकर्षण बल होता है उसको ब्रेक कर देते हैं और वो द्रव से किस में बदल जाते हैं, गैस में। यही कंसेप्ट है दोस्त कि वाष्पीकरण होगा तो शीतलता यानी ठंडक क्यों लगता है। अब देखिएगा दोस्त कि जब कभी भी तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छत या खुले स्थान पर छिड़काव करते हैं, क्यों करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे कि गर्मी का दिन आ जाता है तो घर के लोग क्या करते हैं, रात में सोने के लिए छत को पानी से धोते हैं। क्यों, क्योंकि ठंडा लगे। कैसे ठंडा होगा दोस्त, जब उस पर पानी पड़ेगा, उसके जो गर्म उस सूर्य के द्वारा उस छत पर गर्म उसमें उष्मा मिला रहेगा तो वाटर क्या करेगा, उसको उष्मा अवशोषित करेगा। क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और अवशोषित कर कर जो वाटर रहेगा दोस्त वो किस में बदल जाएगा, गैस में। किस में बदल जाएगा, गैस में। कैसे बदल जाएगा अभी जस्ट बताएं। इसी तरह देख सकते हैं दोस्त, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्यों पहनने चाहिए। अब देखिए दोस्त, गर्मियों के दिन में जाहिर सी बात है गर्मी तो होगी, गर्मी होगा तो दोस्त पसीना होगा, पसीना होगा तो अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट आता है कि जब वो पसीना निकलता है दोस्त तो जो सूती कपड़ा है दोस्त तो वो द्रव को यानी कि जो पानी निकलेगा उसको अवशोषित करता है। उसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं सूती कपड़े में दोस्त। वो क्या करते हैं कि पानी को अवशोषित करते हैं और जब वो कपड़ा अवशोषित पानी को कर लेगा दोस्त तो वो कपड़े से वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप कपड़ा सुखाते हैं, सुखाने के लिए डालते हैं, जिस प्रकार आपका कपड़ा सुखा जाता है दोस्त, ठीक उसी प्रकार जब आपके शरीर से पसीना निकलता है दोस्त और वहाँ से जब जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं दोस्त वो सूती कपड़ा में मिलते हैं और उस सूती कपड़ा फिर पुनः उसी प्रकार सुखाता है जैसे अदर कपड़े आप सुखाने के लिए डालते हैं। तो यहाँ पर ठंडा का बात कैसे आया, ठंडा का बात इस प्रकार आया दोस्त कि जब आपके शरीर से दोस्त वो वाटर ड्रॉप्स के रूप में निकलेंगे कैसे, गैस में बदलेंगे कैसे, जाहिर सी बात है उनको उष्मा चाहिए, उष्मा ले आएंगे कैसे, आपके शरीर से उष्मा को अवशोषित करेंगे वो वाटर ड्रॉप्स और बदल जाएंगे गैस में। और इस प्रकार आपको आपके शरीर से जिस भाग से दोस्त वो निकलेंगे और वो गैस में बदल जाएंगे, वहाँ से उष्मा निकाल लेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगा। क्या होगा, ठंडक महसूस होगा। क्यों, क्योंकि उसका वहाँ का टेम्परेचर गिरा चुके हैं। क्या कर चुके हैं, वहाँ का टेम्परेचर गिरा चुके हैं। कैसे गिर गया, क्योंकि उसको अवशोषित कर लिए। कैसे अवशोषित कर लिए। इस प्रकार हमें बोला जाता है गर्मियों के दिन में सूती कपड़े पहने। अब वहीं पर दोस्त अगर आप सूती के अलावा कोई और कपड़ा पहनिएगा तो क्या होगा, आपको वहाँ से तो वाटर आपके शरीर से गर्मी निकलेगा परंतु सुखाएगा नहीं। जब सुखाएगा ही नहीं तो वाटर तो उसी तरह रहेगा, सुखाएगा दोस्त, परंतु क्या होगा, उसकी दर कम होगी। जो सूती कपड़े का जो दर है सुखाने का, अवशोषित करने का आपके शरीर से पानी को, वो अदर कपड़ों से अधिक है, मतलब अच्छा है। आप सूती कपड़ा जल्दी से आपके शरीर से वाष्प को अवशोषित कर लेगा, पानी को अवशोषित कर लेगा। लेकिन अदर कपड़ा रहेंगे तो वो भी अवशोषित करेंगे, उनका भी वाष्पीकरण होगा, परंतु उस रेट से नहीं होगा जिस रेट से सूती कपड़ा का होगा। तो जो अच्छा रहेगा वो पहनेंगे। तो हमें सूती कपड़ा का रेट वाष्पीकरण का अच्छा होता है, इस वजह से हमको सूती कपड़ा पहनना चाहिए। आइए चलते हैं दोस्त, पढ़ते हैं। देखिए, बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं, क्यों। ध्यान दीजिएगा, आप क्या काम करना है दोस्त, ठंडा पानी लेना है एक ग्लास में और रख देना है। अब देखिएगा थोड़ी देर के बाद उस ग्लास के चारों तरफ वाटर के ड्रॉप्स यानी कि वाटर के कण आपको नजर आएंगे। कैसे नजर आते हैं, वो वाटर के ड्रॉप्स जो होते हैं दोस्त, वो पानी के अंदर जो वाटर रहता है वो बाहर नहीं आ जाता है, आपके वायुमंडल में, ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल में दोस्त जो वाष्प मौजूद होता है हवा में, जो अभी हमने आर्द्रता पढ़ा ना दोस्त, वही कंसेप्ट है।
हमने आर्द्रता को क्या बताया कि किसी निश्चित तापमान में वायु में उपस्थित वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। तो जो वायु में उपस्थित आर्द्र है दोस्त, वो क्या होता है, उसको ठंडक मिल जाती है। बर्फ किसी ग्लास में आप रख दिए हैं, उसमें उसके थ्रू जब वो ग्लास से गुजरती है दोस्त वो हवा, तो उसको ठंडक मिल जाता है। और जब शीतलता मिल जाता है, तो हमने आपको पढ़ा कर रखा है कि गैस को जब शीतल देंगे तो वो बर्फ में द्रव में बदल जाएगा, द्रव को जब देंगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा। तो आपके वायुमंडल में जो दोस्त आर्द्रता है, यानी जो वाष्प है वायु में उपस्थित, जब वो ग्लास के थ्रू गुजरती है उसको ठंडक शीतल प्रदान होता है, तो वो जो वाष्प है वो ड्रॉप्स यानी जल के बूंदों में तब्दील हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हमने ये समझा कि कोई भी ग्लास से बर्फ से भरा हुआ है तो वह किस प्रकार उसके चारों तरफ पानी के ड्रॉप्स यानी कण जमा हो जाते हैं। हमने ये बखूबी अच्छे तरीके से समझा। चलिए दोस्त, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना सेशन को रोकते हैं। और हमने बखूबी जितना भी अभी तक पढ़ा वाष्पीकरण के प्रभाव कारक, जो भी हमने पढ़ा शीतलता के प्रभाव कारक, हमने जो भी देखा उस सब को हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ नोट्स आपको लिखवाएंगे और हम ये प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।